नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम एक बार फिर आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो हर उस व्यक्ति को जानना जरूरी है जिसे भारतीय होने पर गर्व है। हम यहाँ आपको अदम्य साहस की कहानियां सुनाएंगे, युद्ध भूमि की वीर गाथाएं होंगी तो आतंक से टकराता शौर्य भी होगा। आज जो पहली कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है भारत के शेर, करगिल के हीरो, परम वीर कैप्टन विक्रम बत्रा की। ये वीर किस मिट्टी के बने होते हैं? इन्हें किसी से डर ही नहीं लगता। जान किसी और की खतरे में होती है, सीना ये अपना आगे कर देते हैं। गजब के दीवाने होते हैं ये वीर। आंच माटी पर आती है, सींच देते हैं अपने लहू से। उनका ये कहना था कि अरे डोंट वरी, मैं वहाँ पर जो है अपने झंडे, तिरंगा झंडा गाड़ करके आऊँगा या फिर मैं तिरंगे झंडे में लिपट करके वापस आऊँगा। और उन्होंने इन दोनों बातों को पूरा किया। वो उन्होंने वहाँ पर झंडा भी लहराया और वो अंत में शहादत दी और झंडे में लिपट कर वापस। उसने जब वे 5140 फतेह की तो हमें पूरे परिवार को बहुत ही खुशी हुई। उनके कर्नल जोशी उन दिनों हुआ करते थे सीओ, तो उन्होंने कहा कि विक्रम तुम्हें कैसा लग रहा है और क्या चाहते हो? तो इन्होंने ये कहा कि ये दिल मांगे मोड़। माय कंपनी सक्सेस की नलवाज, ये दिल मांगे मोड़। उसको हंगर थी कि अभी तो बैटल शुरू हुआ है, जिसने आना आ जाओ, हम देख लेंगे आपको। कैप्टन बत्रा को शेर शाह बोला जाता था, यानी कि वो एक शेर की तरह यानी कि झपट मारते थे। एक जगह पर उनको धमकी दिया गया था, अरे शेर शाह तुम्हारी लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो इन्होंने जवाब दिया था कि अरे आप प्रे करो अल्लाह से, खुदा से ये प्रे करो अपनी सेफ्टी के लिए। जब मैं बात करती हूँ कि मैं पालमपुर से हूँ तो लोग एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछते हैं, कच्चा द सेम प्लेस विक्रम बत्रा जहाँ से थे। वो कहता मेरा शुरू से ही प्रोग्राम ये रहा है कि मैं आर्मी में जाऊं और कुछ करके दिखाऊं। आईएमए कैंपस के अंदर जब ओथ लेते हैं, दैट ओथ इज वेरी वेरी टचिंग। कैरेट बोलता है कि आज तक मैं पेरेंट्स का था लेकिन अब मैं अपने आप को इस देश के लिए समर्पित करता हूँ। इतना भी नहीं समझते थे कि मैं एक अफसर हूँ, ये समझता था कि मैं एक ऐसा जवान हूँ जो सबके साथ मिलजुल के रहता था। जैसे बोलते हैं ना कि आगे आना है, मुझे रेडीनेस थी बहुत ज़्यादा कि मैंने करना है। He was a noble soul. He was a great. बत्रा साहब ने छलांग लगाया और एक फर्स्ट बैंकर के ऊपर जाकर के धावा बोल दिया। तो इस तरह 4 से 5 लोग उन्होंने मार दिए और इसी दौरान यानी कि एक बुलेट ऐसा लगा उनकी चेस्ट में लगा, फिर भी वो खड़े रहे और बैठ करके फाइट कर रहे थे। कर्नल पूंज ने मुझे कंधे पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ कि कैप्टन विक्रम इज नो मोर। सो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग टू मी। जितनी भी उनकी यादें हैं उनको संजो के रखा है और ये हम महसूस करते हैं कि वो आज भी यहाँ ना रह करके भी वो हमारे साथ हैं फिज़िकली, चाहे ना हो लेकिन हमारे साथ ही हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की जो कहानियां हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वो कहानियां नहीं है केवल जो कि युद्ध भूमि की आपने सुन रखी हैं, बल्कि वो कहानियां भी हैं जिसकी वजह से कैप्टन बत्रा परम वीर बने।
1999 की है। करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर सरहद पर टकराव बढ़ता जा रहा था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा छुट्टियों पर अपने घर पालमपुर में थे और न्यूगल नदी के किनारे अपने इस फेवरेट कैफे में बैठे थे। यहाँ न्यूगल कैफ़े है, एक पिकनिक स्पॉट भी है और वो टूरिस्ट प्लेस भी है। वहाँ पर विक्रम अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे। तो जैसे दोस्तों में बात चलती है तो किसी ने मजाक में कह लीजिए, ये जैसे भी समझ लीजिए, कहा कि अरे विक्रम, अब वहाँ पर कारगिल में लड़ाई शुरू हो चुकी है और देखो आप थोड़ा संभल कर रहना। तो उनका ये कहना था कि अरे डोंट वरी, मैं वहाँ पर जो है अपने झंडे, तिरंगा झंडा गाड़ करके आऊँगा या फिर मैं तिरंगे झंडे में लिपट करके वापस आऊँगा। जरा सोचिए, जिसकी जुबान पर ऐसे अंगारे थिरकते हों, उसके बाजुओं में कैसी ताकत फड़कती होगी। पर हिम्मत की उस दास्तान से पहले हम वक्त में आपको पीछे लेकर चलते हैं। 9 सितंबर 1974 को, जब हिमाचल प्रदेश में पालमपुर के करीब घुग्घर गांव में बत्रा परिवार में 2 किलकारियां एक साथ गूंजी थीं। मेरे घर में 9 सितंबर 1974 में 2 बेटे जो कि ट्विंस हैं, उन्होंने जन्म लिया। बड़ा उनमें से विक्रम और छोटा विशाल है। हूबहू एक से दिखने वाले दोनों भाइयों का नाम रखा गया लव और कुश। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। हम दोनों ट्विंस बॉर्न हुए थे, तो मम्मा ने हम दोनों का नाम लव और कुश रखा था। और लव कुश जो नाम था वो प्राइमरली मम्मी ने श्री रामचंद्र जी के 2 बेटे थे, लव कुश, उसकी वजह से हमारा नाम लव कुश रखा था। और विक्रम को प्यार से फ्रेंड्स लवली इसलिए कहते थे, यारों का यार था वो। एंड ही वॉज वेरी वेरी क्लोज टू ऑल हिज फ्रेंड्स। जिस भी लोगों से मिलता था, दोस्तों से मिलता था, सबसे बहुत प्यार से बात करता था। मां कमल बत्रा खुद टीचर थी, सो बेटों को प्राथमिक शिक्षा घर पर ही दी। पर जब एक बार बेटों ने स्कूल में दाखिला लिया तो विक्रम दिलों पर राज करने लगे। छोटे थे, बहुत शरारती थे, और सबसे अच्छी बात क्या थी कि रेडीनेस टू डू द वर्क, लाइक हर काम में आगे आना। कोई काम बोलो चाहे ना बोलो, पर वो कोई भी काम को अकम्प्लिश करना चाहते थे कि मैंने करना है ये काम। ट्विंस थे वो, तो ये ही वॉज मोर तीखा, मतलब बहुत तेज था वो, टिक के नहीं बैठना, जैसे फुल ऑफ एनर्जी। विक्रम को शुरू से ही लाइफ में कुछ अलग करने का जुनून था। 1997 में उन्हें मर्चेंट नेवी से नौकरी की कॉल आ गई। घर पर सब बहुत खुश थे, लाखों की सैलरी, अच्छी प्रोफाइल। उन्हें हांगकांग में ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया था। उनका जो सिलेक्शन फाइनली हो गया था और वो उसका इंतज़ार में थे कि कब उसका जो है अपॉइंटमेंट लेटर या ट्रेनिंग के लिए मुझे कॉल आती है। लेकिन लास्ट 2-3 दिन पहले ही एकदम से उनमें चेंज आया और उन्होंने ये निश्चित किया कि नहीं, ठीक है, बहुत पैसा है मर्चेंट नेवी में, लेकिन मैंने लाइफ में कुछ करना है, मैंने लाइफ में कुछ बनना है, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। और उन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, मैंने तो उसमें नहीं जाना है, मैंने आर्मी में कमीशन लेना है और आर्मी ऑफिसर बनना है। मेरे से कहा कि मम्मी मैं मर्चेंट नेवी में नहीं जाना चाहता। तो मैंने उसे वैसे ही पूछा कि क्या बात है। वो कहता मेरा शुरू से ही प्रोग्राम ये रहा है कि मैं आर्मी में जाऊं और कुछ करके दिखाऊं। उस वक्त एक लेफ्टिनेंट की सैलरी थी यही कोई 20,000 रुपए और मर्चेंट नेवी की शुरुआती सैलरी 1 लाख रुपए। एक 22 साल के नौजवान का लाखों के पे पैकेट से मुंह मोड़ लेना, ऐसी मैच्योरिटी कितने नौजवान दिखा पाते हैं। यही था विक्रम का समर्पण, यही थी विक्रम की देशभक्ति। I will, as in duty bound, honestly and faithfully, serve in the regular army, of the Union of India, and go wherever ordered. 6 दिसंबर 1997 को विक्रम बत्रा ने भारतीय सेना के अफसर के तौर पर शपथ ली। And that I will observe and obey.
सबसे पहले देश की सुरक्षा और सम्मान, फिर अपने साथियों की सुरक्षा का ख्याल और सबसे आखिर में खुद की सुरक्षा की परवाह। Commands of any officer set over me. उस वक्त किसी को इल्म नहीं था, पर लेफ्टिनेंट बत्रा ने इसे अपना जीवन मंत्र बना लिया था। जो पहला प्रोफेशन हम दोनों के दिमाग में था वो आर्मी का ही था, और उसका एक रीजन ये भी था कि हम केंद्रीय विद्यालय पालमपुर से पढ़े थे, और जो केंद्रीय विद्यालय पालमपुर का जो लोकेशन है दैट इज इनसाइड द आर्मी कैंटोनमेंट। हमारा जो पूरा बचपन था वो ऐसे पूरा आर्मी के कैंटोनमेंट के अंदर ही बीता था, तो पैशन इतना ज्यादा था कि आर्मी के सिवा के दूसरा प्रोफेशन चूज नहीं करेंगे हम। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बेहद होनहार कैडेट थे विक्रम। कमांडो ट्रेनिंग में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिली उन्हें 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स यानी 13 जैकरिफ में कमीशन किया गया। हम सब लोग गए थे वहाँ पर पासिंग आउट परेड में IMA में। बहुत खुश थे वो कि 1.5 साल की उनकी जो तपस्या थी, उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई थी। बहुत खुश नज़र आ रहे थे और यूनिफॉर्म में बहुत सज रहे थे वो, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था, और हमें एक प्राउड फीलिंग था कि आज हमारा बेटा जो है वो फौजी अफसर बना है, जो उसकी बचपन से चाहत थी। जब उसकी पासिंग आउट थी 6 दिसंबर 1997 को, तो हम दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं एक्चुअली। तो मैं उनसे सिर्फ 14 मिनट छोटा हूँ, तो विक्रम तो ऑलरेडी कैडेट था। तो जब मैं 6 दिसंबर को मॉर्निंग में वहां पहुंचा 5 बजे के आसपास, 8 बजे का पासिंग आउट परेड का टाइम था, तो हमारे वहां कुछ फ्रेंड्स थे जिसकी, और विक्रम के कुछ और फ्रेंड्स थे जो कैडेट थे जिन्होंने पास आउट होना था। तो उसमें एक और कैडेट था जिसका नाम संकल्प था, और संकल्प की सिस्टर थी सोनम बख्शी। तो सोनम ने जब मुझे देखा तो वो एकदम थोड़ी कंफ्यूज होगी कि ये तो कैडेट है, इसको तो इस वक्त तैयार होना चाहिए पासिंग आउट परेड के लिए, तो ये यूनिफॉर्म में, सिविल यूनिफॉर्म में क्यों घूम रहा है। तो उसके बाद मैं जरा रेस्ट हाउस में जहाँ रुके हुए थे अंदर गया, थोड़ी देर विक्रम आ गया अपनी कैडेट की यूनिफॉर्म में, जो पासिंग आउट यूनिफॉर्म होती है। तो उसने विक्रम को देखा, कहती है लड़का कर क्या रहा है, कभी नॉर्मल यूनिफॉर्म में आ रहा है, कभी कैडेट की यूनिफॉर्म में आ रहा है। तो तब उसको संकल्प ने बताया कि दोनों ट्विंस हैं। वो बहुत हंसे, बहुत, बिकॉज उसको लग रहा था एक कैडेट है जिसके लिए आधा घंटा रह गया है कमीशनिंग का, उसकी पासिंग आउट परेड है, तो वो कभी सिविल ड्रेस में आ रहा है, कभी कैडेट की ड्रेस में आ रहा है, वो ड्रेस क्यों चेंज बार बार कर रहा है। दरअसल देश की पटकथा में यहीं से इस किरदार के हाथों में जैसे भूगोल बदलने की स्याही थमा दी गई। जब करगिल युद्ध छिड़ा, उस वक्त लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को फौज में केवल 18 महीने हुए थे। उन्हें अपनी यूनिट के साथ उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर मूव होने का निर्देश था, लेकिन आखिरी लम्हे पर ऑर्डर आया कि उन्हें करगिल जाना होगा। कारगिल जाने से पहले उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं कारगिल जा रहा हूँ युद्ध में। तो हमें पहले तो एकदम से सोच हुई, जैसे कि एक माँ को सोच होती है कि उसका बेटा युद्ध भूमि में जा रहा है, लेकिन फिर साहस करके मैंने उसे आशीर्वाद दिया। थोड़ा सा तो अब पेरेंट्स होने के नाते जब युद्ध में जाने की बात आती है तो थोड़ा सा तो झटका लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम हौसला छोड़ने वाले लोग हैं। वी बिलोंग टू द मार्शियल रेस, और मैंने यही कहा था, बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, आप जाइए और जो है अपना परफॉर्म कीजिए। वो 1 जून का दिन था। जवान बेटे के युद्ध क्षेत्र में जाने की खबर से घर का माहौल भारी था। यूं तो सेना में भर्ती होते वक्त ही मालूम था कि बेटे को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, पर उस दौर में युद्ध के बारे में भला किसने सोचा था। भारत ने जो पिछला युद्ध लड़ा था वो 18 साल पहले 1971 में। सियाचिन की घटनाएं जरूर थी, पर आमतौर पर शांति थी, और वाजपेयी सरकार ने तो अमन की बस भी चला रखी थी। लेकिन उन दिनों रोज सरहद से ऐसी खबरें आया करती कि तैनाती के ख्याल भर से माँ बाप का कलेजा कांप उठता। सरहद की टोह लेने वाली 3 पेट्रोल पार्टियों का अता पता तक नहीं था। 0940। इन्हीं में पालमपुर के ही रहने वाले विक्रम से 2 साल बड़े कैप्टन सौरभ कालिया की भी पेट्रोल पार्टी शामिल थी।
हर दिन गोलाबारी, हर रोज शहादत की खबरें। मस्तक उठाए सीना ताने धौलाधार की ये पहाड़ियां पालमपुर की शान है। विक्रम बत्रा ने शायद अपना हुनर इन्हीं चोटियों से सीखा था। करगिल की पहाड़ियां भी धौलाधार सी ही थीं, लगभग वही ऊंचाई, उतनी ही विराट, उतनी ही खूबसूरत। बस इनमें पाकिस्तानी बिल बनाकर छिपे बैठे थे। बत्रा साहब ने जो है अपनी कंपनी को एक ऐसी ब्रीफिंग दी कि हम जो है इस पहाड़ी को या इस पॉइंट को लेके छोड़ेंगे। करगिल पहुंचने के बाद सीधा युद्ध में तैनाती नहीं हुई। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को हाई ऑल्टीट्यूड एक्लेमेटाइजेशन ट्रेनिंग के लिए घुमरी में रखा गया। दरअसल 15 से 17,000 फीट की जिस ऊंचाई पर युद्ध चल रहा था, वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। जरूरत होती है शरीर को उस तापमान और वातावरण में ढालने की। वहाँ पर जो चलना यानी कि सांस फूलना, यानी कि सांस की काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो हमें वहाँ पर 4 या 5 दिन अपने क्लाइमेट करने को मिला, जो कि हम ट्रेनिंग सुबह और शाम के टाइम पर जैसे वहाँ पर पहाड़ी फीचर के ऊपर जाते थे और आते थे। उधर रण क्षेत्र में युद्ध भीषण रूप ले चुका था। पाकिस्तानी ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा करके बैठे हुए थे। अब ऊपर से नीचे गोलियां बरसाना तो आसान होता है, लेकिन नीचे से पहाड़ के ऊपर पलटवार आसान नहीं होता है। पाकिस्तानियों को चोटियों पर से हटाने के लिए उन चोटियों पर चढ़ना जरूरी था। यही जद्दोजहद तोलोलिंग में चल रही थी। तोलोलिंग की नंगी पहाड़ी 16,000 फीट की ऊंचाई से द्रास की ओर देखती है। चढ़ाई का बस एक रास्ता है और छिपने के लिए कुछ भी नहीं। मई से वन नागा के जवान इस कोशिश में लगे थे कि तोलोलिंग पर वापस कब्जा हो सके। करीब 10 दिन बाद ये जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स को सौंपी गई और साथ में 2 राजपुताना राइफल्स को। भीषण युद्ध के बाद जब 13 जून को तिरंगा लहराया तो उसकी भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ी थी। 7 जवान और 1 अफसर की शहादत। और तोलोलिंग पर कब्जा बनाए रखना तो इससे भी मुश्किल साबित हो रहा था। इस टाइम तक 2 राजरिफ और 18 ग्रेनेडियर्स ने काफी दिनों तक लड़ाई लड़ी थी। तोलोलिंग कैप्चर हो चुका था, हम्प कैप्चर हो चुका था। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था 5140। तोलोलिंग में जो कुछ चल रहा था उसे सुन सुनकर लेफ्टिनेंट बत्रा और उनके साथियों का खून खौल रहा था। वो रणभूमि में उतरने के आदेश के लिए छटपटा रहे थे। हमारे दिल में सर ऐसा गुस्सा था कि हमारी ही जमीन है और हमारे ही इस जमीन के ऊपर दुश्मन ने ऐसा कब्जा कर रखा है जो कि वहां से हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि उनका जो कुछ और इरादे थे वो हमारे इरादे से नहीं मिलते हैं। हम अपनी जमीन को ना देंगे ना देने देंगे। ताकि तोलोलिंग पर तिरंगा लहराता रहे, वहां की सबसे ऊंची चोटी पीक 5140 पर कब्जा जरूरी था। 13 जैकरिफ के जवान 2 हफ्ते से अधिक द्रास में बिता चुके थे। रणभूमि की ओर बढ़ने का आदेश आ गया। कमांडेंट वाईके जोशी साहब लेफ्टिनेंट थे उस समय। उन्होंने पूरा यूनिट को इकट्ठा किया और उनको बताया कि जिस दिन का हमें इंतजार था वो घड़ी आज आ गई है। अपना यूनिट का नाम, अपना नाम और देश का नाम
उनको हमने ऊंचा करना है। 19 जून को वो दिन भी आ गया जब जवानों को कूच करने का फरमान सुनाया गया। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और कैप्टन संजीव जामवाल को 2 टुकड़ियों की कमान सौंपी गई और एक बेहद कठिन मिशन का ऐलान कर दिया गया। इनकी जो सर हार्डली इनकी जो उम्र है वो 24 या 25 साल के इर्द गिर्द में थी सर, क्योंकि ये 1997 में हमारे पास दोनों ही अफसर आए थे। जमाल साहब जो दूसरे अटैचमेंट के साथ थे हमारे साथ, और बत्रा साहब हमारे पलटन के यानी हमारे ग्रुप के अफसर थे। कैप्टन जामवाल आप ब्रावो कंपनी को लीड करेंगे। कैप्टन बत्रा आप चार्ली कंपनी को लीड करेंगे। बेस से लेके टॉप तक करीब आधे किलोमीटर तक चढ़ाइए। अपनी घड़ियां मिला लीजिए। इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए 8 घंटे है आपके पास। एनी डाउट्स? नो सर। आपके पास पूरी आजादी है कि कैसे आप इस ऑपरेशन को कामयाब बनाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सेफ रहिए और सुबह के रोशनी से पहले ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 24-25 साल की उम्र में कई लोगों की पढ़ाई पूरी नहीं होती, वो अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले पाते, युद्ध लड़ना बहुत दूर की बात है। लेकिन उसी उम्र में ये 2 नौजवान देश की आन बान शान की खातिर अपने प्राण के दांव लगाए बैठे। ऑपरेशन विजय के ऐलान को 4 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन अभी दुश्मन की स्थिति बेहतर थी। भारतीय फौज को जीत तो हासिल हो रही थी, लेकिन ऐसी कोई निर्णायक बढ़त नहीं थी जिससे युद्ध में जीत का रास्ता दिखे। पीक 5140 तोलोलिंग दर्रे की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दुश्मन वहां से साफ हो जाए तो अपनी पहाड़ियों पर वापस नियंत्रण का रास्ता खुल जाता। लेकिन ये चोटी जितनी महत्वपूर्ण है, उस पर फतह उतना ही मुश्किल था। पहाड़ चट्टानी है और चढ़ते वक्त किसी तरह का कोई कवर नहीं। दुश्मन की नजर पड़ते ही वो तोप तान देता। वहाँ बिल्कुल यानी के रोड के पास हैं, वो हाइट में हैं और वहाँ पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। तो दिमाग के अंदर थोड़ा सा टेंशन सी थोड़ी सी हो जाती है, जो कि हमें पहले दिन जैसे पहुँचे थे तो थोड़ा सा महसूस हुआ। जब हम 5 या 6 दिन रहे तो आर्टिफैक्ट जब चल रहा था तो हमें थोड़ा सा डर दूर हुआ। पाकिस्तान के सामने सर ऐसा था कि वो हाइट पे बैठे थे और हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं सर। तो गैप जो एक तो रास्ते नहीं थे, रास्ते बनाना पड़े। तो ऐसे रास्ते ऐसे जो गैप थे उन्होंने ऐसे कवर कर रखा था कि वहाँ पर चलना जरा कठिन हो जाता था। तो अगर एक पत्थर गिरता तो हो सकता था 3-4 जो जवान घायल भी हो सकते थे। आधे किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, हथियारों के साथ करीब 20 किलो का वजन, बेहद तेज रफ्तार से भी चढ़े तो 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। उस पर घुप अंधेरा। चुनौती ये थी कि उजाला होने से पहले ऑपरेशन पूरा कर दिया जाए, क्योंकि अगर दिन की रोशनी फैल गई तो दुश्मन की गोलियां बरसनी शुरू हो जाएंगी और बच पाना नामुमकिन। ये सैटेलाइट टीवी के दौर में भारत का पहला युद्ध था जिसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। कैप्टन बत्रा के परिवार वाले पल पल की खबरों पर नजर लगाए बैठे थे। वो पीक 5140 के मिशन की कामयाबी की दुआएं कर रहे थे, लेकिन उनका बेटा तो कामयाबी से एक कदम आगे बढ़ने वाला था।